हेलो स्टूडेंट। सब्जेक्ट हिंदी क्लास 4th चैप्टर नंबर 11 चंद्रशेखर वेंकट रमन। स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। हमारे देश की पावन धरती पर ऐसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने महान कार्यों से भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं। संसार में भौतिक विज्ञानी और रसायन विज्ञानी के रूप में चंद्रशेखर वेंकट रमन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें केवल इस कारण ख्याति नहीं मिली है कि उन्होंने भौतिकी और रसायन दोनों में महत्वपूर्ण आविष्कार किए। केवल इस कारण ख्याति नहीं मिली है कि उन्होंने भौतिकी और रसायन दोनों में महत्वपूर्ण आविष्कार किए, बल्कि उन्हें वे पहले भारतीय और पश्चिमोत्तर वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में किसी विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तिरुचन्नापल्ली नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। वे भौतिक और गणित के प्राध्यापक थे। उनकी माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की कन्या थीं। उन्हें संगीत से विशेष लगाव था। माता पिता के संस्कारों का रमन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही उनके मन में विज्ञान और संगीत के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने 12 वर्ष की अल्पावस्था में मैट्रिक परीक्षा सर्वाधिक अंक लेकर उत्तीर्ण की। इन्हीं दिनों उन्हें रामायण और महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का सुअवसर मिला। इससे उनके जीवन पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। वे 15 वर्ष की अवस्था में मद्रास पहले इसको चेन्नई की जो नाम था वो पहले मद्रास बोलते थे, उसको अब चेन्नई बोलते हैं। तो वे 15 वर्ष की अवस्था में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। उन्होंने विज्ञान और गणित विषय लेकर बीए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। संपूर्ण विश्वविद्यालय में केवल उन्हें ही प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। यही नहीं, उन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक भी दिया गया। उन्हें 18 वर्ष की अवस्था में गणित विषय लेकर एमए परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए जितने पहले किसी को नहीं मिले थे। उन दिनों हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। उस समय हमारे देश में उच्च अध्ययन की सुविधाएं नहीं थी। भारतीय उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाया करते थे। रमन भी उच्च अध्ययन हेतु विदेश जाने की इच्छा थी, किंतु अपने कमजोर स्वास्थ्य के कारण वे अपनी इच्छा पूरी ना कर सके। उन्होंने वित्त विभाग की परीक्षा दी, जिसमें वे भारत में प्रथम आए। वे कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त हो गए। उन्होंने 10 वर्ष तक उस पद पर कार्य किया। एक दिन संयोगवश उनकी भेंट कलकत्ता यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी से हो गई। रमन ने उन्हें अपने आविष्कारों तथा कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। आशुतोष मुखर्जी विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अवसर मिलते ही रमन को विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के रूप पद पर काम करने का निमंत्रण दिया।
रमन तो मानो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपना उच्च वेतन वाला सरकारी पद तुरंत छोड़ दिया और विश्वविद्यालय में चले गए। सन 1921 में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने रॉयल सोसाइटी में भी व्याख्यान दिया। समुद्री मार्ग से वापस भारत आते समय उनका ध्यान समुद्र के नीले जल की ओर गया। उनके मन में प्रश्न उठा कि समुद्र का जल नीला क्यों है। उन्होंने इस विषय को ध्यान में रखकर खोज की। उन्होंने कई वर्ष के गंभीर शोध के बाद एक नया सिद्धांत दिया जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। सन 1928 में रमन की खोज के विषय में विवरण नेचर नामक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्र में प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष अंग्रेज सरकार ने रमन को सर की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1930 में उन्हें विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1933 ईस्वी में रमन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के निदेशक नियुक्त किए गए। वे सन 1948 ईस्वी तक इस पद पर रहे। इस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे बेंगलोर में ही स्थित रमन अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने। जीवन के अंतिम समय तक वे इसी संस्थान में वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगे रहे। रमन विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य, संगीत, इतिहास और संस्कृति के ग्रंथों को भी मनोयोग पूर्वक पढ़ते थे। उन्हें संगीत, फूलों, उद्यानों और रंगों से बेहद लगाव था। पढ़ाते समय तो वे पूरी तरह तल्लीन हो जाते थे। उनसे संबंधित एक घटना बड़ी रोचक है। एक बार वे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों के सामने रमन प्रभाव की व्याख्या श्यामपट्ट पर कर रहे थे। रेखाचित्र बनाने और गणनाएं करने तथा मिटाने के बाद डस्टर को बार बार अपनी काली अचकन से पोंछते जा रहे थे। व्याख्यान समाप्त होने तक उनकी अचकन सफ़ेद हो चुकी थी। 21 नवंबर 1970 ईस्वी को 82 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। महान प्रतिभावान वैज्ञानिक होते हुए भी वे अहंकार की भावना से बिल्कुल मुक्त थे। वे हम भारतीयों के लिए सरल और साधनामय जीवन का एक अनूठा उदाहरण छोड़कर गए हैं। वह हमें सतत प्रेरणा देता रहेगा। इस चैप्टर की रीडिंग हो गई है। ओके स्टूडेंट।